CDS 1 2025 एग्जामिनेशंस खत्म होते ही सारे CDS एस्पिरेंट्स के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, इतना टफ पेपर, तो आखिरकार क्या जाएगा कट ऑफ? क्या कट ऑफ रहेगी OTA के लिए? कितने पे SSB इंटरव्यूज की कॉल आ जाएगी? IMA के लिए क्या कट ऑफ रहेगी? एफर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी भी क्या इस बार भी हाई कट ऑफ्स रखेंगे? इन सारे सवालों के लिए डिफेंस एस्पिरेंट्स ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मेरे साथ है जीके के धुरंधर जीके के एजुकेटर्स रुचि मैम एंड शिवम सर, और साथ में है इंग्लिश के एजुकेटर अनुभव सर। डिफेंस एस्पिरेंट्स कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसके पीछे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अगर हम CDS 1 2025 के कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ के पीछे लॉजिक क्या है, आइए जानते हैं विद एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम एजुकेटर्स। क्योंकि पहला पेपर इंग्लिश का था, तो समझते हैं अनुभव सर से कि अनुभव सर, इस बार CDS 1 2025 के इंग्लिश पेपर में क्या क्या आपको देखने को मिला? देखिए सर, अगर हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की बात करें जी, तो बहुत बड़ा चेंज पेपर में देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी ने अब की बार इंक्लूड किए थे जो अभी तक सीडीएस की हिस्ट्री में नहीं पूछे गए थे। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दे दिए गए थे और उनके बीच का लॉजिकल रिलेशनशिप आपसे पूछा गया था। ये इंग्लिश को कहें अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, ये रीजनिंग का एक पार्ट है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वोकैब के और कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के जो थे उनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। मोस्ट क्वेश्चंस इंग्लिश के जो थे वो डुएबल थे। तो हम कह सकते हैं कि 20% इंग्लिश का जो पार्ट था वो डिफिकल्ट था और 80% इंग्लिश जो थी वो डुएबल थी। हाँ, डुएबल थी। अच्छा, बट देखा ये गया कि कोई भी सवाल डायरेक्ट सवाल नहीं था। डायरेक्ट सवाल कोई भी चीजों में कुछ लॉजिक लगानी पड़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा था कि ये रीजनिंग विद इंग्लिश का पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आपको एक तरीके से कहा जाए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा सा बाहर से हट करके सोचना था। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, उनको सेंटेंस में यूज करके थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा गया था, जो कि यूपीएससी अपने इस ट्रेंड के लिए थोड़ा सा पॉपुलर है। ये सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि IAS के कुछ पुराने क्वेश्चंस CDS में डाले गए, तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा मेल था क्या? हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जैसे जिनको हम जार्गन कहते हैं स्पेशली, जो कि मतलब स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अच्छा। अगर स्टूडेंट्स उतना डिटेल में सब्जेक्ट टॉपिक की स्टडी नहीं किए होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। ऑन एन एवरेज इंग्लिश का जो पेपर था वो कितने सवाल आराम से किए जा सकते थे? ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ एजुकेटर बात मत करिएगा, स्टूडेंट्स लेवल पे बात अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जी, तो 120 में से अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चंस डुएबल थे। 90 क्वेश्चंस ज्यादा बात करें 90 ज्यादा हो जाएंगे। 85 80-90 का रेशियो ले लीजिए, वो डुएबल थे। वो डुएबल थे। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑब्वियसली। बिल्कुल। चलो जरा ये माइक जीके टीचर को प्लीज दें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जीके एजुकेटर्स मैम एंड सर ने बताया कि 120 में से 80 से 85 सवाल डुएबल थे जी। मैं जानना चाहता हूं कि CDS का जो दूसरा पेपर था, एक तो इस बार टाइमिंग बदल दी गई, है ना, 12 से 2 होता था, इस बार 12:30 से 2:30 कर दिया गया, तो कुछ झटका था या नहीं था मैम? हाँ सर, बिल्कुल। हिस्ट्री में तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें हम बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा आपका रोल रहता है उसमें। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री पूरी गायब कर दी सर CDS के एग्जाम में। अच्छा। मतलब केवल 2 से 3 क्वेश्चन, और वो भी बड़े एम्बेगुअस क्वेश्चन थे, उनको समझ नहीं आ रहा था पॉलिटी में रखे या हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में रखे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एंशियंट हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ तो 23 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से थे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन था, 13 क्वेश्चंस उसमें से थे। और मिडवल हिस्ट्री से हमारे 6 क्वेश्चन थे। मॉडर्न हिस्ट्री से तो वो 2-3 जो क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे, 23 सवाल। यस, इन टोटल 23 सवाल थे। और हिस्ट्री में जितना भी, वो हमेशा से सर ऐसा होता है, सारे एक्सपेरिमेंट CDS के एग्जाम के हिस्ट्री में ही हो जाते हैं, तो इस बार भी यूपीएससी ने वही किया। अच्छा। हिस्ट्री में ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो हमारा एंशियंट का जो हमारे टॉपिक्स आए हुए थे उसमें से हाँ 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ थे। इवन हम लोग इतने समय से पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी हम लोगों को गूगल में भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, न ChatGPT पे मिल रहा था, तो
वो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा हमेशा यूपीएससी देता है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने लायक होते हैं, तो फिर भी उसमें आप 23 में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो हिस्ट्री पोर्शन, ये पूरे आपके उसमें सबसे टफ पोर्शन हिस्ट्री ही था, तो हिस्ट्री में फिर भी आपके 15 क्वेश्चंस इसमें से किए जा सकते थे। अच्छा। और अगर सर हम उसमें से आगे बढ़े इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में हमारे इस बार कंपैरेटिवली क्वेश्चंस हमारे कम आए हैं, अदरवाइज 10 के आसपास क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमी में आ जाते हैं। इस बार केवल 6 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के, और वो हमेशा जैसे इकोनॉमी में पूछता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसे डायरेक्ट आपके डेफिनेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। इस बार Direct भी questions। सेम वही इन्फ्लेशन से 2-3 क्वेश्चन आपके आ गए, करंट अकाउंट डेफिसिट, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो कि हमेशा न्यूज में बना रहता है। तो इकोनॉमी जैसी आती है वैसी ही आई है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर उसको पढ़ा जाए तो वो आपका किया जा सकता है। बाकी सर जो शिवम सर। Yes, शिवम सर, जी सर। क्योंकि पॉलिटी ज्योग्राफी आप देखते हैं, करंट आप दोनों देखते हैं, Yes. जी तो जरा पॉलिटी और ज्योग्राफी पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करें कि सर, सबसे कैसा पहले था? मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा। जी। जैसा कि मैंने मतलब हमेशा डिस्कस किया कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो यूपीएससी ने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, पर उसमें फैक्ट भी दे दिया। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे थे। एक स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल है तो अगला स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअल देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें मैप की नॉलेज तो सर एज यूजुअल होनी ही चाहिए, क्योंकि क्या पॉलिटिकल बॉर्डर्स होने चाहिए वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, लैंडलॉक कंट्री है नहीं है, कौन से ओशन के साथ, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और ज्योग्राफी के ये जो क्वेश्चन है सर ये मॉडरेट है। अगर बच्चा के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो वो इन 21 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से कर ले जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैम ने जैसा बताया कि यूपीएससी के हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, यूपीएससी यू हैव टू बी वेरी चूजी, हाँ। यू हैव टू बी वेरी चूजी, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बना देता है जो आपके माइंड के साथ खेले, तो इस वजह से। और पॉलिटी के बारे में बात करें तो सर पॉलिटी वाज इजी, क्योंकि यहाँ पे जैसे सीवीसी से क्वेश्चन आ गया था, और कई सारी चीजें से क्वेश्चन आया था। जैसे एक नोबेल प्राइज से आया था, हम और मैम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि इसको हम लोग करंट अफेयर में रखें, मिसलेनियस में रखें, या फिर किस में रखें। मतलब आप लोग एज तो- एजुकेटर्स को हाँ। कंफ्यूजन चल रहा है कि Confusion, इतिहास में डालें, पॉलिटी कहाँ में पे डालें, रखें ज्योग्राफी उसको, में तो डालें, करंट में डालें। एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी का, जो मैम ने कहा सर ये पोस्ट इंडिपेंडेंट में रहेगा। मैंने बोला मैम इसको तो हमने पॉलिटी में भी पढ़ाया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के। और बट पॉलिटी मैंने हमेशा से कहा सर स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे थे वो करने लायक थे। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस कितने थे? 12 क्वेश्चन देखने Geography के लिए मिल रहे थे। ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री आपने 23 बताया Yes, था। सर हिस्ट्री के 23 क्वेश्चंस थे। और अगर सर करंट अफेयर पे आए, जैसे सर ने बोला मैपिंग के लिए, तो मैपिंग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एकदम करंट में, जैसे यूक्रेन Yes. तो कब से न्यूज में चल रहा है, तो यूक्रेन के आसपास के कौन सी बॉर्डरिंग नेशंस हैं ये पूछ लिया गया था। इजराइल हमास न्यूज में चल रहा है, तो जॉर्डन के आसपास जॉर्डन कौन सा आपका बॉर्डरिंग नेशन है। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आपका ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें से मैपिंग में क्वेश्चन, तो मैपिंग के क्वेश्चन उसको मतलब एक तरह से करंट से रिलेटेड ही ज्योग्राफी में मैपिंग का क्वेश्चन आया। और हाँ सर, एक चीज मैं और ऐड करूंगा सर, यूपीएससी का एक बड़ा फेवरेट सेक्शन रहता है, जैसे मैम ने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताया। Yes, sir. एक ये हो गया, और दूसरा ज्योग्राफी का क्लाउड का हो गया। और हमारे जो आर्किपेलागोस देखने के लिए मिलते हैं, इनसे तो क्वेश्चन मतलब हर साल आता ही आता है। तो ये चीज भी इस बार भी देखने के लिए मिली है। हाँ, तो ज्योग्राफी में रिपीटेड हुए हैं। जो टॉपिक रहते हैं, टॉपिक रिपीटेड हुए हैं, सेम टॉपिक से, हाँ वही उसमें से चीज। क्वेश्चन तो आया। क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं इसमें, तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। बाकी सर अगर ओवरऑल हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेफ स्कोर को अगर लेकर के चलें जी, तो मेरे अकॉर्डिंग, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, तो बच्चे का जो स्कोर होना चाहिए दैट इज 40 to 45 के अराउंड होना चाहिए। तो score। ओटीए की कितनी जानी चाहिए? सर ओटीए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 80 to 85 के बीच में अगर नंबर है तो वो एक सेफ स्कोर देखने के लिए मिलता है। एसएसबी की बुलावा आ जाएगा। आईएमए क्या लग रहा है? सर आईएमए के बारे में अगर बात करें तो 120 देखने के लिए मिल जाएगी कट ऑफ, जो कि एक नॉर्मल देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यूपीएससी का भी अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करके वो चलेगा। तो आईएमए की 120। एयरफोर्स एकेडमी के बारे में बात करें तो सर 135 है। एफएस थोड़ा सा 135, तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, भी कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है। 10 to 15 मार्क्स का वेरिएशन हमेशा रहेगा। हाँ, ये जो मेरिट नेवी वाला जो है, नेवी का अगर हम लोग बात करें तो 118 के अराउंड देखने के लिए मिलेगी। चलो 115 से 118 के बीच में, ऐसा तो ये आप लोगों का अनुभव बताता है। ये हम लोगों का मतलब सबने डिस्कस एज अ कंबाइंड डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब भी हम
कट ऑफ की बात करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एजुकेटर्स, इसी टेबल पे चर्चा करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम 100% सही होंगे, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस काउंट्स और कहीं ना कहीं ओल्ड इज गोल्ड वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगता है। इसी के साथ टीम त्रिशूल की तरफ से अगर आप OTA के कैंडिडेट हैं तो 80 से 90 मार्क्स, IMA के हैं तो 115 से 120, एयरफोर्स अकेडमी सेफ रहने के लिए 130 135 की रेंज, एंड नेवी के लिए 115 से 118। ये हमारे एजुकेटर्स का हमारा तजुर्बा आपके साथ शेयर करने का है। देखते हैं, कहीं ना कहीं 1 महीने में रिजल्ट्स आ जाएंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या रहा कट ऑफ। अगर आपने अभी तक आंसर्स नहीं चेक किए हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं और आंसर्स चेक करें। याद रखिएगा, वेबसाइट है www.trishuldefenseacademy.in। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक GTO अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन SK सिंह, जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को SSB इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।